24 के चुनाव का पावर प्ले शुरू हो गया है। दनादन चौके छक्के लग रहे हैं। चुनाव ठंडा चल रहा था, अचानक इसमें गर्मी आ गई है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है, 400 पार करने वाला है। अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200, 180 से आगे नहीं जा रहे। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मुद्दा भाई और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। को फिटनेस की जरूरत नहीं है, मोदी जी को फिटनेस की जरूरत है। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल, शोर मचाए शोर, शोर मचाए शोर। इंडिया अलायंस के पास एक स्पिनर की कमी थी, वो कमी पूरी हो गई। इलेक्शन पिच का सबसे जबरदस्त स्पिनर मैदान में आ गया है। अरविंद केजरीवाल यूपी से लेकर दिल्ली तक और मोदी योगी से लेकर अमित शाह तक कैसी स्पिन करा रहे हैं, इसकी एक झलक देख लीजिए। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। केजरीवाल बेहद चालाक पॉलिटिशियन हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। बीजेपी में एक अघोषित सा फॉर्मूला है 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट देने का। केजरीवाल ने इस फॉर्मूले को पीएम मोदी पर लागू करने की कोशिश की। केजरीवाल से पहले इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने इस बारे में सोचा नहीं था। अगर सोचा भी हो तो पब्लिक के सामने कभी बोला नहीं। लेकिन केजरीवाल ने पूरे कन्विक्शन के साथ इस बात को कहा। लेकिन समस्या यह है कि केजरीवाल सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नेता हैं। ऐसे में उनकी बात दूर तक कहीं पहुंचती नहीं, पहुंच भी जाए तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और तो और दिल्ली में भी मोदी फैक्टर के सामने केजरीवाल फैक्टर कोई मायने नहीं रखता। चाहे साल 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, ये तो इसी बात की गवाही दे रहा है। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 24 के चुनावी दंगल के सबसे बड़े पहलवान नरेंद्र मोदी ही हैं, जिनको चैलेंज करने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी सब अपने अपने अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। मोदी की तरह पैन इंडिया प्रेजेंस किसी भी दूसरे नेता की नहीं है। राहुल गांधी यकीनन दूसरे नंबर पर हैं। 24 के चैलेंजर राहुल ही हैं, लेकिन वो मोदी से बहुत पीछे हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनाव में एम फैक्टर की जड़ पकड़ रखी है। एम फैक्टर से जबरदस्त पोलराइजेशन हो रहा है। मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? राहुल गांधी संविधान और आरक्षण के मुद्दे को छोड़ नहीं रहे। आरक्षण में ही राहुल को कांग्रेस का रक्षण दिख रहा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला पकड़कर चल रहे हैं। सपा का फोकस यूपी है और टारगेट कम से कम 20 से 25 सीट है। ये चौथा चरण 20 का चरण है। इससे पहले 3 हो चुके हैं। चौथे चरण के बाद 3 होने जा रहे हैं। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा।
और अब तो केवल 4 कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। बिहार में तेजस्वी यादव ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, सवर्णों को छोड़ो, पिछड़ा और दलित जोड़ो। ये सब लोग एक हो गया है उधर। बताइए, हम तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता होशियार है। बूझे वाला बूझो था कि सोना हो कि पीतल हो, इसलिए आप सब लोग चिंते हैं सबको। इस बार मौका है, सब अति पिछड़ा भाई, सब दलित भाई, सब पिछड़ा भाई, सब हमारे अल्पसंख्यक भाई अब एकजुट हो गए हैं। अब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है। तिहाड़ रिटर्न अरविंद केजरीवाल स्पिन कराने के लिए अलग अलग स्पॉट पर टप्पा मारते हैं, लेकिन एक स्पॉट उनका फेवरेट है। अरविंद केजरीवाल के लिए नरेंद्र मोदी तानाशाह है। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 2024 का इलेक्शन एक्सप्रेस राम मंदिर से शुरू हुआ था। गाड़ी आगे बढ़ी, फिर आया आरक्षण स्टेशन। दूसरे और तीसरे फेज तक इलेक्शन एक्सप्रेस वहीं पे अटकी रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, अरविंद केजरीवाल बाहर आए, बात ईडी सीबीआई वाले स्टेशन तक पहुंची। अब फिर से भूमिका बनने लगी है। होम मिनिस्टर ने भी कह दिया है, ऐसा लग रहा है इलेक्शन एक्सप्रेस का अगला पड़ाव पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। आज ये मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड। जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, आरक्षण, खानदान, भ्रष्टाचार, नौकरी, रोजगार, महंगाई, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान, चुनाव में जितने एलिमेंट हो सकते हैं सब आ गए हैं। पहले फेज में ये चुनाव 400 सीटों वाला लग रहा था, तब बातें भी 400 सीटों की होती थी। दूसरे तीसरे फेज में ये चुनाव 300 सीटों वाला लगने लगा है। राउंड 4 में ये चुनाव फिर बदला है। राहुल गांधी ने पहले मोदी के लिए 150 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की। अब उन्होंने मोदी की सीटें बढ़ाकर 180 से 200 सीट कर दी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मोदी 220 से 230 सीट जीतेंगे। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट हैं, एनडीए की सीटें 400 के पार जा रही हैं। 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। मान्य विपक्ष बनने के लिए कांग्रेस को 55 सीटों की जरूरत है। 52 सीटें तो कांग्रेस ने 2019 में भी जीत ली थी। राहुल गांधी इस बार ज्यादा कन्विक्शन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका टेप 2019 की तरह अटक नहीं रहा। कांग्रेस की रैलियों में खूब भीड़ आ रही है। राहुल ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जोर लगा रही हैं। अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना क्या नरेंद्र मोदी से ज्यादा राहुल गांधी की परेशानी बढ़ाएगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली तो इलेक्शन का फोकस रिजर्वेशन से करप्शन की तरफ शिफ्ट हो गया। जमानत पर छूटे अरविंद केजरीवाल इलेक्शन में हनुमान को लेकर आए और मौका मिलते ही नरेंद्र मोदी के लिए तानाशाह वाला डायलॉग मारने लगे। रिजर्वेशन को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी एक तरफ से थोड़ा सा डिफेंसिव नजर आ रही थी, जबकि करप्शन को लेकर वह पूरी तरह से ऑफेंसिव रहते हैं।
रिजर्वेशन के मुद्दे पे जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसके निवारण के लिए एक तरह से सफाई देना पड़ रहा था। करप्शन को लेकर सीधे सीधे विपक्षी नेताओं से पीएम द्वारा कड़े सवाल पूछे जाते हैं। तिहाड़ जेल रिटर्न अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया है। लाजमी तौर पे अब आरक्षण का मुद्दा ठंडा पड़ेगा, करप्शन पे ज़्यादा चर्चा होगी। इसके अलावा राहुल गांधी के बजाय अरविंद केजरीवाल ज़्यादा हेडलाइंस बनेंगे, ज़्यादा लाइमलाइट में रहेंगे। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। केजरीवाल की पार्टी 20-22 सीटों पर लड़ रही है। राहुल की पार्टी ने इससे 15 गुना सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के लिए अपोजिशन में राहुल गांधी सूट करते हैं। केजरीवाल अपना नैरेटिव लेकर आते हैं, इसलिए वो मोदी को सूट नहीं करते। हालांकि डेटा यही कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जितनी आसानी से राहुल गांधी की पार्टी को हराते हैं, उससे भी ज्यादा आसानी से वो केजरीवाल की पार्टी को हरा देते हैं। 2019 के चुनाव में लोकसभा की 186 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई थी। इस तरह 186 सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 92% और राहुल का स्ट्राइक रेट था सिर्फ 8%। 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 40 कैंडिडेट उतारे। संगरूर की सिर्फ एक सीट पर उसे जीत मिली। केजरीवाल की पार्टी का ओवरऑल स्ट्राइक रेट रहा 2.5% और मोदी के खिलाफ केजरीवाल का स्ट्राइक रेट रहा 0। पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 4 जून तक केजरीवाल निश्चित तौर पर हेडलाइन में रहेंगे, लेकिन 24 का ये चुनाव आम आदमी पार्टी की सोच और केजरीवाल की पहुंच से बहुत आगे का चुनाव है। केजरीवाल इसमें छौंक तो लगा सकते हैं, लेकिन वो चुनाव का पूरा मेन्यू तैयार नहीं कर सकते। इसे चौथे चरण की सीटों से ही समझते हैं। आंध्र प्रदेश 25 सीट, तेलंगाना 17 सीट, उत्तर प्रदेश 13 सीट, महाराष्ट्र 11 सीट, पश्चिम बंगाल 8 सीट, मध्य प्रदेश 8 सीट, बिहार 5 सीट, झारखंड 4 सीट, ओडिशा 4 सीट, जम्मू कश्मीर 1 सीट। कुल मिलाकर 10 राज्यों की जिन 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग है, वहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कहीं भी मैदान में नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि नरेंद्र मोदी को वो अपनी पिच पर लेके आएं, लेकिन पीएम मोदी ऐसे बैट्समैन नहीं जो कि दूसरों की पिच पर जाकर बैटिंग करते हैं, बल्कि वो अपनी पिच बनाते हैं, उसी आधार पर लाइन खींचते हैं और दूसरों को अपनी लाइन पर लेके आते हैं। ऐसा सीधे समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में पीएम मोदी करप्शन को लेके और ज़्यादा एग्रेसिव नजर आएंगे, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल का ज़्यादा नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी रणनीति ये रहेगी कि केजरीवाल को बड़ा नहीं बनाया जाए। पीएम मोदी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से झारखंड में नोटों का बंडल मिला, टीएमसी के मंत्री कैसे कैसे भ्रष्टाचार में फंसे। पीएम मोदी कन्नौज जाएंगे तो वहां पर भी इत्र वाले बंडल की चर्चा होगी, लेकिन केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर चुटकी लेने की कोशिश होगी और बताया जाएगा कि कैसे तिहाड़ जेल रिटर्न नई नई कहानियां सुना रहे। चुनाव एकदम बीच में खड़ा है। 3 फेज हो गया है, चौथा फेज होने जा रहा है। आगे 3 फेज और होंगे। अब तक ये चुनाव ट्रेडिशनल लग रहा था। 400 की बातें तो हो रही थी, लेकिन चुनाव में 400 जोड़ने वाला सीमेंट दिख नहीं रहा था। बीजेपी के वोटर में भी हाउ इज द जोश वाला जोश नहीं था। अब इसमें जोश वाला पूरा मसाला है।
मोदी जोश में हैं तो राहुल भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। राहुल के कन्विक्शन का लेवल यह है कि वो यूपी में, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की बातें करने लगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यूपी में राहुल और अखिलेश के कॉन्फिडेंस के पीछे है आरक्षण वाला दांव। राहुल इस चुनाव में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। वो बार बार यही दोहरा रहे हैं, अगर मोदी थर्ड टर्म में 400 सीटों के साथ आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। राहुल के आरक्षण दांव को अखिलेश यादव पीडीएस से सहारा दे रहे हैं। अखिलेश ने इस बार यादव से ज्यादा कुर्मी, पटेल, मौर्य, लोट, छाके को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी कुर्मी पटेल बिरादरी के 10 नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। अखिलेश यादव 16 दलितों को कैंडिडेट्स बना चुके हैं और अगर रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट भी जोड़ दें तो ये संख्या 17 हो जाती है, जो यादव और मुस्लिम कैंडिडेट से दुगनी है। तो दलितों और पिछड़ों वाला गुलदस्ता बड़ा करके अखिलेश यादव ने नई सोशल इंजीनियरिंग की है और इस सोशल इंजीनियरिंग के साथ संविधान और आरक्षण वाला दांव अखिलेश का चल निकला है। रिजर्वेशन की काट के लिए मोदी पोलराइजेशन का फॉर्मूला लेकर आए। दूसरे और तीसरे राउंड के चुनाव में मुसलमान की एंट्री हुई, मुस्लिम लीग की एंट्री हुई, मंगलसूत्र वाली बातें हुई, संपत्ति के बंटवारे का मैटर आया, विरासत टैक्स का मुद्दा आया। चौथा राउंड आते आते बात वोटर के रूप रंग तक पहुंच गई। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को कांग्रेसी नेताओं ने भी उतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा जितनी डिटेल में इसे नरेंद्र मोदी ने पढ़ा है। जिस घोषणा पत्र को राहुल गांधी ने रिलीज किया, उसमें लिखी बातों को ही ढूंढ ढूंढ कर मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में रोमांच आ गया है, नया जोश ऐड हो गया है। क्रिकेट की भाषा में बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अब यह मैच आईपीएल की तर्ज पे हो रहा है। धनाधन चौके, छक्के, क्लीन बोल्ड, दोनों ही टीमें स्लॉग ओवर्स को जैसे खेला जाता है उस अंदाज में खेल रही हैं। आधे से ज़्यादा सीटों पे चुनाव तो हो चुका है, लेकिन जो सीटें बाकी हैं उसको लेके जोर आजमाइश पूरी तरह से जोरों पे है और कोशिश ये की जा रही है कि एक एक सीट पे अपनी पूरी ताकत झोंक दी जाए। कांग्रेस और इंडिया अलायंस से जुड़े चुनाव विश्लेषक कहते हैं कि लंबा इलेक्शन मोदी को महंगा पड़ रहा है। ये चुनाव राम पर नहीं हो रहा है, ये चुनाव काम पर भी नहीं हो रहा है। G20 विश्व गुरु, रूस यूक्रेन युद्ध, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, नंबर 3 की अर्थव्यवस्था, 5G नेटवर्क, चंद्रयान, गगनयान, चुनाव में इनकी कोई चर्चा ही नहीं है। चुनाव के मुद्दे बिल्कुल बदल चुके हैं। 3 महीना पहले लग रहा था कि मोदी ये चुनाव परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ लेंगे। इंडिया अलायंस को परिवारवाद के मुद्दे का डर ही नहीं है। अगर परिवारवाद का डर होता तो अखिलेश यादव अपने सैफई परिवार के 5-5 सदस्यों को टिकट देते ही नहीं। लालू यादव भी अपनी 2-2 बेटियों मीसा और रोहिणी को टिकट देने से बचते। कांग्रेस को अगर परिवारवाद के नैरेटिव का डर होता तो राहुल को रायबरेली सीट से नहीं उतारा जाता। रायबरेली में राहुल ने रिस्क लिया, तो थोड़ा और रिस्क ले लेते तो अमेठी से चुनाव लड़ते और स्मृति ईरानी को चैलेंज करते। गांधी परिवार ने अमेठी सीट से भले ही अपना कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन गांधी परिवार ने ये सीट छोड़ी भी नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी और रायबरेली में ही कैंप कर रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि राशन मत दो। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, 35 किलो दे रही थी, अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ भी तो कुछ करो। राशन पर निर्भर क्यों कर रहे हो जनता को?
रायबरेली कौन जीत रहा है, इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि जीत का मार्जिन कितना होगा। 2009 में सोनिया गांधी रायबरेली सीट 3,72,165 वोटों से जीती थी। 2014 में सोनिया गांधी ने ये सीट 3,52,713 वोट के मार्जिन से जीती। 2019 में सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन केवल 1,67,178 वोट का रह गया। 24 में राहुल गांधी अगर रायबरेली सीट 3 लाख से अधिक मार्जिन से जीतते हैं, तभी माना जाएगा कि रायबरेली में वो गांधी परिवार की लेगेसी को आगे ले जाएंगे। 14-19 की तरह 24 के चुनाव में मोदी नैरेटिव नहीं बन रहा। अगर लोकल नैरेटिव बना तो चुनाव कैंडिडेट सेंट्रिक हो जाएगा। इसका नुकसान बीजेपी को ये होगा कि भले ही मोदी का नाम पीछे हो, लेकिन कैंडिडेट अगर कमजोर हुआ तो बीजेपी हार जाएगी। अखिलेश यादव स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वही बोल रहे हैं जो जनता सुनना चाहती है। वैक्सीन कंपनी कह रही है कि हम अपनी वैक्सीन वापस लेंगे। अरे बताओ, ये जिसने वैक्सीन लग गई उसकी कैसे वापस निकालोगे? और फोटो गायब हो गई। फोटो क्यों गायब हो गई? अगर वैक्सीन ठीक थी तो इन्होंने अपनी फोटो क्यों हटा दी? और मैंने सुना है कि होर्डिंगों पे डबल इंजन की सरकार बोलने वालों के इंजन है ही नहीं, और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारे इंजन की फोटो ही नहीं है। आपके भी तो होर्डिंग लगे होंगे बड़े बड़े डबल इंजन वालों के। बताओ, एक इंजन गायब है कि नहीं गायब है? उसमें जो अभी इंजन भाषण दे रहा था वो गायब है कि नहीं गायब होर्डिंग से? और खटारा इंजन जिसके लिए मांग रहे वोट, बताओ वो है क्या होर्डिंग में? यूपी में मोदी के लिए कंसर्न है। पिछड़ा यादव मुस्लिम समीकरण धर्म से बैलेंस हो जाता है, लेकिन पिछड़ा वोट बटा तो दिक्कत है। बिहार में भी जाति ही मोदी के लिए कंसर्न है। अगर यादव के साथ अन्य पिछड़ी जातियों ने तेजस्वी पर भरोसा कर लिया तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। इसी तरह महाराष्ट्र में मोदी के लिए कंसर्न है मराठा। जहां जाति आ गई वहां आरक्षण का इशू प्रोमिनेंट हो गया। यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में यही हो रहा है। वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। जब मोदी जैसा चौकीदार हो, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है? बिहार में तेजस्वी यादव पिछड़ा सेंटीमेंट जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ दर्द की एमआरआई कराना और बेल्ट पहनकर चुनाव प्रचार करना तेजस्वी बिहारियों के इमोशन को जगा रहे हैं। तेजस्वी सवर्णों को बीजेपी की तरफ धकेल रहे हैं और पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तेजस्वी का मैथ्स बहुत सिंपल है। बिहार इकलौता राज्य है जहां जातियों की गिनती हुई और उस गिनती के आंकड़े पब्लिक किए गए। बिहार में पिछड़े 27.12% हैं, अत्यंत पिछड़े 36.01%, दलित जातियां 19.65%, आदिवासी 1.68% और सवर्ण 15.52% हैं। ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर 63% वोट होते हैं। इस 63% वोट के लिए 15% वोट को दूर रखना ही तेजस्वी का गणित है। तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाली ये तस्वीर भी जानबूझकर शेयर की थी। बिहार के 70% लोग मछली खाते हैं। इसका विरोध करने का कोई फायदा बिहार में नहीं हुआ। तेजस्वी की मछली वाली इस तस्वीर को ममता बनर्जी बंगाल में ले उड़ी। मां, माटी और मानुष वाली पार्टी ने मां, माटी और माछ का नारा तक बना दिया। ममता की कोशिश है बंगाल में लोकसभा चुनाव को मोदी इफेक्ट से दूर रखा जाए और चुनाव को लोकल इश्यूज पर लड़ लिया जाए। सेंटिमेंट और इमोशन पर ही महाराष्ट्र का चुनाव होता है। ठाकरे और पवार दोनों इमोशन पर वोट मांग रहे हैं। इन दोनों का मैथ्स ये है कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस का हाथ मजबूत करना होगा। पवार तो यहां तक कह गए कि आने वाले दिनों में कुछ पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज करना होगा। राउंड 4 में आंध्र प्रदेश का चुनाव पूरा ही निपट जाएगा। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर पहले जगन मोहन की वाईएसआरसीपी को एज था। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना का अलायंस हो जाने के बाद आंध्र प्रदेश में इस अलायंस के पास बढ़त है। तेलंगाना में बीआरएस अब तीसरे नंबर की फोर्स है। 17 सीटों पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। महाराष्ट्र की 11 सीटों में से मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार की महायुति उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी से भिड़ रही है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर सपा और बीजेपी का आमना सामना है।